हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज के एक और शिफ्ट के अंदर। और आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 18th ऑफ सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए जीके जीएस क्वेश्चंस के सवालों को। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। तो जी पहला सवाल आपसे पूछता है दी नवन या फिर जिसको न्यू राइस ड्यूरिंग दी नुआखाई फेस्टिवल इन सांबलपुर उड़ीसा इज फर्स्ट ऑफर्ड टू विच डेटी। आप लोगों ने अभी तक मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर सिर्फ ये सवाल आते हुए देखा होगा कि भाई बताइए कि ये नुआखाई फेस्टिवल कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। लेकिन अब बातें यहाँ तक सीमित नहीं है, अब ये इसके थोड़े मोड़े जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उससे संबंधित आप लोगों से चीजें पूछते हैं। तो आप किसी स्टैटिक जीके के टॉपिक को कवर करके सिर्फ हम उसका संबंध किस राज्य से है वाली बात को नहीं देखेंगे, हम उससे कुछ एक्स्ट्रा बातें और फैक्ट्स को भी याद रखेंगे। तो सवाल में क्या पूछा है, इन्होंने उड़ीसा के संबलपुर में नुआखाई त्योहार के दौरान जो नवन यानी कि नया चावल की सबसे पहले किस देवता को चढ़ाया जाता है वाली बात पूछी है, इसको आंसर करना है। तो कुछ बेसिक बातें पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लाइक नुआखाई। इसमें आपको नुआ नजर आ रहा है, नुआ बोले तो न्यू यानी कि नया, और खाई मतलब ईट यानी कि खाना। तो ये क्या होता है ना, ये न्यू हार्वेस्ट को फर्स्ट टाइम कंज्यूम करना इस नुआखाई से रिलेट करा जाता है, जो कि एक अग्रेरियन अग्रेरियन बोले तो कृषि आधारित त्योहार है, जिसको मेनली सेलिब्रेट करा जाता है उड़ीसा के पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न भाग में, जहां पर आपको सांबलपुर, आपको बारगढ़ जैसे जिले नजर आते हैं। अब इसका ये पूरा जो रिचुअल है ना, इसका एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है कि भाई देखो, हार्वेस्ट होने के बाद जो नया राइस होता है ना, उसको डायरेक्टली खाते नहीं है लोग। पहले उसको अपने कुल देवी को ऑफर करता है, यानी कि उनको भोग लगाया जाता है। एंड देन उसके बाद ही लोग इस चावल को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सांबलपुर रीजन की जो प्रिसाइडिंग डेटी है ना, उनको ये समर्पित होता है, जिनका नाम है इस सवाल का आंसर मां समलेश्वरी। ये जो ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने आपको दिया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर नवन या फिर न्यू राइस सबसे पहले किसको चढ़ाया जाता है वाले सवाल का आंसर क्या करेंगे, मां समलेश्वरी। क्लियर। अब यहाँ पर देखो और भी ऑप्शन दिए गए, जैसे कि यहाँ पर आपको मां मंगल का नाम दिया गया है। ये उड़ीसा का खतपुर करके जिला है, ये वहां से संबंधित एक इंपॉर्टेंट डेटी है, जो कि जगन्नाथ रथ यात्रा वाले रिचुअल, जहां पर नीम ट्रिटी, नीम जो पेड़ होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, उसके लिए फेमस है। तो नौखई से इनका डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो इसीलिए हमने ये जो मां मंगल वाला ऑप्शन है इसको एलिमिनेट कर दिया। दूसरे पर मां भुवनेश्वरी का इन्होंने आंसर दिया है, ये भुवनेश्वर की प्रिसाइडिंग डेटी है, यानी कि देवी है। तो ये रीजनल मिसमैच है, हमने इस ऑप्शन को भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। तीसरे पर है मां बूढ़ी ठाकुरानी। ये एक फेस्टिवल आपने उड़ीसा के बहरमपुर के अंदर जहां पर ठाकुरानी यात्रा चलाई जाती है उससे संबंधित है। तो ये इस नौखाई फेस्टिवल से संबंधित नहीं था, तो ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो बाकी के जो डेटीज हैं हमने उनके बारे में भी जान लिया, उनकी रीजनल इंपॉर्टेंस के बारे में भी जान लिया। तो ये सारी बातें संबंधित हमें याद रखनी है। अब है क्या, ये जो नौखाई फेस्टिवल है, ऐसे सिमिलर भी और भी आपको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स एग्जाम में नजर आते हैं। जैसे कि तमिलनाडु से एक ऐसा ही हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको पूछा जाता है, क्या नाम है, पोंगल फेस्टिवल। ये एग्जाम में आपको बहुत नजर आ जाएगा। आपको पंजाब से संबंधित नजर आता है कौन सा, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। सभी लोगों को पता है, लोहरी हो बैसाखी हो, तो यहाँ पर लोहरी बैसाखी हम आंसर कर लेते हैं। तो इस प्रकार के फेस्टिवल रिलेटेड बातें हमें याद रखनी है। असम का बिहू इसी चीज के लिए फेस्टिवल है, फेमस है। या फिर उड़ीसा में नौखाई की जो सोशल इंपॉर्टेंस है, वो फैमिली जो रीयूनियंस है उसके बारे में इंपॉर्टेंस देता है, कम्युनिटी की बॉन्डिंग को बढ़ाने में इंपॉर्टेंस देता है। तो ये बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा लंबा डिस्कशन हो गया है, बट संबंधित सवाल से जो बाकी के बनने वाली बातें हैं वो भी हमें याद रखनी है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टेम्पल स्टाइल एंड रीजन आर करेक्टली मैच्ड, यानी कि मंदिर शैली और क्षेत्र के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। ये चार दिए गए हैं और हमें कौन सा बताना है, कौन सा सही ढंग से मेल खाता है।
और इन्होंने मंदिर शैली की बात करी है। तो पहला सवाल, इस सवाल को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, इंडिया में कितने मेन स्टाइल्स हैं? 3 मेन स्टाइल्स पढ़ाए जाते हैं भाई, टेम्पल स्टाइल्स। अब ये 3 मेन टेम्पल स्टाइल कौन-कौन से हैं? नगर, नगर जो कि हमारे उत्तरी भारत में फेमस है। नगर या फिर नागर, ये हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर फेमस हो जाता है। सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा? द्रविड़। और ये जो द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये साउथ इंडिया के अंदर फेमस है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? कमेंट करें। आपको याद रखना है, जिसके अंदर आपको मिक्सचर नजर आता है, ये हाइब्रिड फॉर्म होता है, इसको कहा जाता है वेसरा। वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये 3 फेमस है। अब एक एक करके देख लेते हैं जो इन्होंने आपको मैच करने के लिए दिए हैं। पहला इन्होंने क्या दिया है? वेसर। इसका संबंध इन्होंने कौन से रीजन से रहा है? दक्कन। तो वेसर, जिसके अंदर मैंने आपको हाइब्रिड स्टाइल बताई थी कि भाई उसमें आपको नागर और द्रविड़ शैलियों का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन नजर आता है, वो दक्कन प्लेटो जैसे कि कर्नाटक, उस वाले रीजन के अंदर आपका फेमस है। तो ये वाला जो मैच है यहाँ पर करेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल, वेसर स्टाइल के कौन कौन से हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं? बादामी, जो पतंगल वाले चालुक्यन टेम्पल्स हैं, वो सारे के सारे वेसर वाले शैली पर ही आधारित है ना। तो याद रखिएगा, एक ट्रिक मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि कभी भी वेसर पूछा जाए तो आप मिक्सचर करेंगे किसका? हमारे मिडिल इंडिया का, जहां पर आपको नॉर्थ और साउथ दोनों का मिक्सचर नजर आ जाएगा। ठीक। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही बन गया। दूसरा है रेखा देओल, जिसका इन्होंने संबंध दिया है उड़ीसा से। क्या ये करेक्ट है? उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर जब भी पढ़ाई जाती है, आपको क्या बोला जाता है? कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल। अब इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। इसमें आपको रेखा देओल नजर आता है, जो कि इन्होंने आपके ऑप्शन में दिया है। ये मेन श्राइन है, जहां पर एक आपको काफी ऊंचा कर्विंग शिखर नजर आता है, इसको कहा जाता है रेखा दुअल। तो ये मेन श्राइन वाला भाग है, जिसको हमने आपके इस कलिंग आर्किटेक्चर के अंदर देखा। इसका दूसरा भाग कौन सा होता है? पीधा देवल। उसमें आपको मंडप नजर आता है। फिर तीसरे नंबर पर होता है खाकर देवल, वो वहां पर आपको स्पेशल जो श्राइन्स होती हैं वो नजर आती हैं। तो ये सेकंड वाला भी मैं करेक्ट कर दूं भाई, कलिंग स्टाइल के पहले पार्ट रेखा दुअल से संबंधित था। जैसे कि लिंगराज टेम्पल है, वो इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि भुवनेश्वर टेम्पल है, वो इसका एग्जाम्पल है। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये करेक्ट हो गया। तीसरे पर आओ भाई, भूमिजा। भूमिजा को इन्होंने कौन से क्षेत्र के साथ संबंधित किया है? मालवा। भूमिजा स्टाइल जो नागर स्टाइल है ना, उसका एक सब टाइप है, जो कि मालवा यानी कि एमपी वाले रीजन के अंदर आपको नजर आता है। इसमें आपको छोटे शिखर नजर आएंगे, जिनको काफी सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करा गया होता है, ये इसकी विशेषता है। एग्जाम्पल में एक आपने काफी फेमस टेम्पल का नाम सुना होगा, उदयेश्वर टेम्पल, वो आपका इसी भूमिजा स्टाइल से संबंधित है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उदयेश्वर टेम्पल, मालवा ऑफ एमपी। तो ये भी सही है। चौथे में इन्होंने कलिंगा को किसके साथ एसोसिएट कर दिया? तमिलनाडु। अभी ऊपर डिस्कशन जो मैं करके आया हूं ना, वो सुनकर ही आप इस चौथे वाले को गलत कर देते। कलिंग स्टाइल मैंने कौन से राज्य के अंदर बताई थी? उड़ीसा के अंदर। तमिलनाडु के अंदर कौन सी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नजर आती है टेम्पल की? आपको द्रविड़। समझ गए बात को? तो ये क्लासिक ट्रैप है, जो कि आपको आपके एग्जाम में फंसाने के लिए दिया जाता है। तो अब याद रखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, नागर शैली नॉर्थन इंडिया से संबंधित है, जहां पर आपको कर्व्ड शिखर नजर आता है। द्रविड़ स्टाइल के अंदर आपको रीजन कौन सा नजर आएगा? हमारे देश का दक्षिण भाग, जहां पर आपको पिरामिड टावर नजर आता है, जिनको विमान कहा जाता है। और फिर वेसर स्टाइल जो कि दक्कन क्षेत्र के अंदर है, वहां पर आपको मिक्सचर, एक हाइब्रिड स्टाइल नजर आएगी। तो यहाँ पर पहला और दूसरा और तीसरा, ये तीनों वाले करेक्ट है ना, तो इसीलिए बी ऑप्शन हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। तो गलत नहीं करेंगे अगर इन बातों से कल को आपको एग्जाम में कुछ मिल जाए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द गुप्त डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑफिसर एंड रोल इज करेक्टली मैच्ड? गुप्त वंश की प्रशासनिक संरचना के अनुसार अधिकारी और भूमिका के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अब वो पुराने वाले तरीकों से आपको सवाल नहीं पूछ रहे कि वो आप लोगों से सिर्फ गुप्त डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का और उसके संबंधित डिपार्टमेंट का नाम पूछ लेंगे। अब वो आप लोगों से इस तरीके से पूछते हैं कि आपको इसमें करेक्टली मैच ढूंढना है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज करने के मल्टीपल तरीके हों। ठीक है।
अब पहले तो मैं यहाँ पर, क्योंकि गुप्त डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात हो रहे हैं, आप मुझे बताओ कि गुप्त काल के अंदर जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था? वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में हुआ करता था, यानी कि जो ग्राम लेवल था उस पर काफी ऑटोनॉमी दी जाती थी, ऑटोनॉमी हुआ करती थी। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया है आपको? प्रथम कुलिक। और प्रथम कुलिक को इन्होंने किसके साथ लिंक किया है? पब्लिक वर्क सुपरवाइजर यानी कि लोक निर्माण पर्यवेक्षक के साथ। क्या ये सही है? ये गलत है। जो ये प्रथम कुलिक हुआ करता था ना, ये पब्लिक वर्क सुपरवाइजर नहीं हुआ करता था, ये गिल्ड हेड हुआ करता था। यानी कि जो आर्टिशियन वाला वर्ग हुआ करता था, जो कारीगर वाले लोग हुआ करते थे, उनके लीडर को प्रथम कुलिक कहा जाता था, ना कि ये पब्लिक वर्क सुपरवाइजर था। तो ये हमारा गलत इन्होंने दिया है यहाँ पर। दूसरे नंबर पर कौन है? ग्रामिक, जिसको ये ग्राम अध्यक्ष बोल रहे हैं। क्या ये ग्राम प्रधान हुआ करते थे? यार बहुत आसान कर दिया इन्होंने ये वाला ऑप्शन, और यही करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को पढ़ाया जाता है, मैंने अपने थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर आपको पढ़ाया है कि गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ग्रामिका या फिर ग्राम अध्यक्ष हुआ करते थे, वो गांव के हेड हुआ करते थे, जिनकी जो ड्यूटीज हुआ करती थी उसमें उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हुआ करता था, उनको टैक्स कलेक्शन के लिए कोऑर्डिनेट करना हुआ करता था, उनको लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर गवर्नेंस है वो चलानी पड़ती थी। तो हमारे आज के यानी कि मॉडल इक्विवेलेंट अगर विलेज हेड का ऑप्शन दिया जाए तो ये मुखिया टाइप का रोल था। ठीक है, तो सेकंड वाला गलत हो जाता। बाकी देखो इन्होंने तलवाटक का ऑप्शन किसके साथ मैच किया था? मिलिट्री पे मास्टर के साथ, यानी कि सैन्य जो भुगतान करता हुआ करते थे, ये गलत है। ये जो तलवाटक है इस पर सवाल पूछे गए हैं, कौन थे ये तलवाटक? ये जमीनों के रिकॉर्ड लिखा करते थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लैंड रिकॉर्ड्स। ये लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करते थे, ये रेवेन्यू रिलेटेड इनकी एक्टिविटी होते थे, मिलिट्री से इनका रिलेशन नहीं था। दूसरा इन्होंने आपको पुस्तपाल का नाम दिया है, ये भी काफी फेमस है, लेकिन ये टैक्स कलेक्शन ऑफिसर नहीं हुआ करते थे। पुस्तपाल रिकॉर्ड कीपर थे, रिकॉर्ड वगैरह रखा करते थे ये चीजों के, ये रिकॉर्ड कीपर थे। डॉक्यूमेंट्स को रखना, लैंड रिकॉर्ड्स रखना, वो पुस्तपाल हुआ करते थे, ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्टर नहीं थे। करेक्ट कौन सा रहता भाई यहाँ पर? ग्रामिक, जिसको हमने विलेज हेडमैन के साथ लिख दिया। तो याद रखेंगे, टर्म याद रखिएगा, ग्रामिका किसके साथ था? विलेज हेड के साथ। जो पुस्तकाल था उसको किसके साथ लिंक किया? रिकॉर्ड कीप करने वाले के साथ। जो आयुक्त थे वो कौन थे? वो ऑफिसर हुआ करते थे। ऐसे ही आपने कुमार मात्या का नाम सुना होगा, इस गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो हाई ऑफिशियल हुआ करते थे। तो ये जो एंशियंट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसमें एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, ये मोस्टली लोगों की पोस्ट और उनकी जो फंक्शन है उनकी मैचिंग करवा कर पूछती है। हायरार्की वाले सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी ये पुस्तपाल की एक ट्रिक मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ। पुस्तपाल मतलब पुस्तक, पुस्तक मतलब बुक, और पुस्तपाल का मतलब बुक, यानी कि रिकॉर्ड को कीप करने वाला आपका रिकॉर्ड कीपर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक सॉन्ग फ्रॉम झारखंड दैट रिफ्लेक्ट्स द लिव्ड एक्सपीरियंसेस, सोशल यूनिटी एंड ऑफन अकम्पनीज डांस एंड ड्रामा परफॉर्मेंसेस। अब वो पुराने वाले तरीके नहीं रह गए हैं सवालों को पूछने के, कि आपको सीधे सीधे संबंधित फोक डांस या फिर उसका राज्य पूछ लेंगे। अब उसके बारे में वो आपसे कुछ फैक्ट्स भी पूछेंगे, या फिर फैक्ट्स देकर वो आपसे उस फोक डांस के बारे में पूछेंगे। तो इन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का वो लोकगीत रूप है जो जीवित अनुभवों, सामाजिक एकता को दर्शाता है और अक्सर नृत्य और नाटक प्रदर्शन के साथ होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है कि झारखंड का फोक डांस या डांस फॉर्म जो रिफ्लेक्ट करता है आपको लिव्ड एक्सपीरियंस, सोशल यूनिटी और डांस के साथ ड्रामा के साथ लोगों का परफॉर्मेंस, ये सब फीचर्स मैच करते हैं आपके डोमचाक से, डोमकाच से, जो इन्होंने आपको बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो अगर कल को डोमकाच का आपसे रीजन पूछा जाए, झारखंड प्लस बिहार भी याद रखिएगा आप इसमें। ये बिहार के अंदर भी आपको नजर आएगा। ओकेजन मोस्टली जैसे कि किसी की शादी है तब इसको लोग परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर ग्रुप परफॉर्मेंसेस होती हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों साथ मिलकर आकर गाना गाते हैं, डांस करते हैं। एक सोशल बॉन्डिंग, एक कम्युनिटी का एक्सप्रेशन ये होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं वो परफेक्टली इस आपके डोम काज के साथ
मिक्स कर रहे थे कि सोशल यूनिटी, लिव्ड एक्सपीरियंसेस, डांस भी है, ड्रामा भी है, सब है। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे ऑप्शन हैं जो कि सवाल का करेक्ट उत्तर नहीं है, जैसे कि लावनी। अब मैं पूछूंगा आपसे, बताइए कौन से रीजन से संबंधित है, तो आप इसको महाराष्ट्र से लिंक कर लीजिएगा। इसमें काफी फास्ट रिदमिक डांस होता है, ढोलकी वगैरह पर डांस करते हैं, तो ये झारखंड से रिलेटेड नहीं था, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो इसको कभी आगे पूछा जाए तो गलत नहीं करेंगे। ऐसे ही भवई, ये हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। कल को अगर आपके एग्जाम में भवई का संबंधित रीजन पूछा जाए तो कौन सा आंसर करेंगे? गुजरात आंसर करेंगे। ये फोक थिएटर टाइप का एक प्रोग्राम होता है, झारखंड से संबंधित ये भी नहीं है। चौथे नंबर पर था बाउल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हम इसको किसके साथ रिलेट कर देंगे? वेस्ट बंगाल से। ठीक है, अब इसकी ट्रिक जो है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, मैंने जो याद रख रखी है, तो आप अपने हिसाब से अपने ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस बाउल के अंदर ना काफी मिस्टिकल सॉन्ग्स, काफी स्पिरिचुअल गाने लोग गाते हैं, तो ये डी वाला ऑप्शन चला जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड विथ ऑफ अ सिंगल्स बैडमिंटन कोर्ट एज पर इंटरनेशनल रेगुलेशंस? अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार एकल बैडमिंटन कोर्ट की मानक चौड़ाई बताइए, इन चार में से कितनी है? अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि सर जी पहले बढ़िया था, नॉर्मल स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स पूछ लेते थे या फिर हमसे स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स पूछ लेते थे, हम आंसर कर देते थे, मजे आ जाते थे। लेकिन अब ये क्या करते हैं, आपसे थोड़ा सा और डीप चीजों को पूछते हैं, ये कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशंस के आधार पर मेजरमेंट्स बेस्ड सवाल पूछने लग गए हैं। अगर मैं सिंगल कोर्ट की बात करूं, जो एकल स्पर्धा वाला होता है, इस सिंगल कोर्ट्स के डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जो विड्थ है, जो कि एक्चुअली में इन्होंने पूछी है, वो कितनी होती है? 6.10 मीटर। क्या वो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है? वो बिल्कुल दी गई है, तो हम यहाँ पर आंसर क्या कर देते? ए कर देते। लेकिन कल को मान लो ये आपसे लेंथ पूछ ले, तो लेंथ कितनी लगाओगे? लेंथ लगाओगे 13.40 मीटर। ये मैंने सिंगल्स के कोर्ट के बारे में बताया। अब मैं इसको डबल्स का कोर्ट कर दूं, क्योंकि इसके अंदर डायमेंशन थोड़ी सी फिर इन्होंने सेपरेट करनी पड़ती है ना। एक नैरोअर साइडलाइंस को डिफरेंट तरीके से यूज करा जाता है ना, तो वहां पर जो विड्थ होती है वो कितनी कर दी जाती है? 5.18 मीटर। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये आपको याद रखनी है कि वहां पर लाइंस डिफर करती हैं, लेकिन जो फुल कोर्ट की विड्थ है वो 6.10 ही रहती है। ठीक है, तो ये बातें प्लीज याद रख लीजिएगा। यहाँ पर 6.10 वाला जो ऑप्शन था वो हमारा करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग चोल एम्परर्स कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलपुरम? इस पर आपने एक मूवी भी देखी होगी, साउथ इंडियन डायरेक्टर के द्वारा मूवी बनाई गई थी, हमारी ऐश्वर्या राय भी थी उसके अंदर। 2 सीजन आए थे, क्या नाम था? पेंसिन पेलमम ऐसे करके था, सेल्वन सेल्वन पता नहीं क्या। ठीक है, तो ये इसी रीजन के ऊपर बनी हुई एक हिस्टोरिकल जो स्टोरी है उसको हमें बताती है। तो ये जो नाम है गंगई कोंडा चोलपुरम, मतलब क्या है इसका? सिटी ऑफ द चोला हु कॉन्कर्ड गंगा। क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पर? गंगई कोंडा चोलपुरम, गंगई कोंडा चोलपुरम। अभी देखो, जो कोई ऐसा स्टूडेंट है ना जिसको हिंदी में लिखने से समझ में आता है, तो सॉरी गाइज, लेकिन सुनने पर ध्यान ध्यान दें, क्योंकि मेरा ये इंग्लिश को लिखने में थोड़ा सा हाथ है, वो हिंदी में लिखने पर मेरी हैंड राइटिंग फिर समझ में भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो सुनने पर ध्यान दीजिएगा। ये गंगईकोंडा चोलपुरम बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, मतलब क्या है? द सिटी ऑफ द चोलास हु कॉन्कर्ड गंगा। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि बताइए इन चार विकल्प में से इसको किसके द्वारा बनवाया गया? तो यहाँ पर हम राजेंद्र चोल प्रथम का आंसर याद रखेंगे भाई, यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है। ठीक, आप पूछेंगे कि पर्पस, क्योंकि ऐसी किसी भी इवेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग अगर हो जाती है ना, तो चीजों को याद रखने में मजेदारी हो जाती है। इनको अपनी राजधानी शिफ्ट करनी थी तंजौर से, नॉर्थ इंडिया यानी कि जो गंगा वाला रीजन है वहां पर ये अपनी विजय प्राप्त करके आए थे, तो ये मेन रीजन था इसका। ठीक है, अब इन्होंने पूछा था कि कौन से वो चोल एम्परर हैं जिन्होंने इस ग्रैंड टेम्पल को बनवाया था गंगईकोंडा चोलपुरम के अंदर, वो हमने जान लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें सेम बात से पता होने चाहिए कि जो टेम्पल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन से भगवान जी को डेडिकेटेड है? तो ये लॉर्ड शिव पर आधारित राधेन चोल या फिर चोल एम्पायर के रूलर्स का हमेशा से डेडिकेशन रहा।
तंजावुर का जो बृहदेश्वर टेम्पल है उससे इंस्पायर्ड होकर ये ग्रैंड टेम्पल बनवाया गया था, जो कि आज के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो राजेंद्र चोल का नाम आप इस पर लाइन कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा सा मूड खराब करने वाले सवाल आप लोगों को ये लगता है, लेकिन ये काफी अच्छे होते हैं एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड आपको जानकारी देने में। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर कुछ आपको कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, एंड आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो एक एक करके दोनों स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पर पिक करेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है द एक्ट ऑफ 1793 followed the tradition of personal rule without bringing in any legal reforms, यानी कि 1793 के अधिनियम ने कोई कानूनी सुधार लाए बिना व्यक्तिगत शासन की परंपरा का पालन किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैं इसको गलत कह रहा हूं। अब इसका कारण सुनिएगा। 1793 एक्ट अलाउड करता है पर्सनल रूल विदाउट लीगल रिफॉर्म्स। ये बातें बिल्कुल ही विपरीत हैं, क्योंकि 1793 के अंदर कॉर्नवालिस कोड आया था। क्या कह रहे हो कि हमें ये नहीं पता था? अब याद रख लीजिएगा, 1793 से रिलेटेड कॉर्नवालिस कोड। अब इसमें क्या हो गया? इसमें मेजर लीगल रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे कि जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनको स्ट्रक्चर्ड करा गया, रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस करा गया। तो अगर ये कहा जाए कि पर्सनल आर्बिट्री रूल को रिड्यूस किया गया वाली बात यहां पर भाई गलत हो जाती है। तो इसीलिए हमने इसको गलत कर दिया स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट है जजेस वर असाइंड टू इंटरप्रेट लॉज रादर देन डिपेंड ऑन रूलर्स पर्सनल जजमेंट, यानी कि न्यायाधीशों को शासक के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर रहने के बजाय कानूनों की व्याख्या करने के लिए नियुक्त किया गया। अरे यही तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता थी इसकी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रोल दिया गया था, लॉ बेस्ड डिसीजन मेकिंग यहां से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा आज के बाद के लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको हम एक टर्म देते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। मैं इनसे रिलेटेड यहां पर एक टर्म लिख देता हूं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इनको जनक माना जाता है, ये वाली बात तो सबको रटी हुई होती है, लेकिन साथ में सेपरेशन ऑफ पावर्स का बेस कहां से आया था? वो यहीं से तो आया था, कॉर्नवालिस कोर्ट से। तो 1793 के अंदर नो रिफॉर्म्स थे। ये वाली जो बात आपसे बोली जाती है ना, ये हमेशा गलत होती है। रिफॉर्म्स बहुत अच्छे लेवल पर आए थे, एक स्टार्टिंग फेज था वो। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये ओनली टू वाला स्टेटमेंट करेक्ट का जो ऑप्शन है ये सही चला जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हाई जंप, यानी कि ऊंची कूद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। तो इस बार हमने आपसे जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी पूछी है वो पूछी है हाई जंप। आप में से अगर कभी किसी ने इसके बेस पर कुछ फैक्ट्स याद रखे होंगे तो आप लोग इसको कर पाएंगे, वरना थोड़ी सी देखो प्रॉब्लम होगी। पहला स्टेटमेंट है द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे इज 15 मीटर। भाई हाई जंप के लिए एक रनवे दिया जाता है, इंसान मोमेंटम प्राप्त करने के लिए पीछे से भक्कर आता है, फिर वहां से एक मस्त जलांग मारता है। तो ये जो रनवे की मिनिमम लेंथ होती है वो कितनी होती है? क्या वो 15 होती है? वो 15 ही होती है। इसीलिए स्टेटमेंट 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। जो एथलीट्स होते हैं उनको अप्रोच रन के लिए ये स्पेस चाहिए होता है, जिसकी ये मिनिमम लेंथ 15 मीटर इनको दी जाती है। दूसरा है द डायमीटर ऑफ द क्रॉस बार रेंजेस बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, यानी कि क्रॉस बार का जो व्यास है वो 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच होता है। मैं इसको गलत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि क्रॉस बार का जो डायमीटर होता है वो एक्चुअली में 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक का होता है। तो 15 से 20 सेंटीमीटर ये कंप्लीटली गलत है यहाँ पर बात। ठीक है, तो ये क्रॉस बार का जो वेट होता है ना वो काफी लाइट होता है, इसी वजह से अगर कोई हल्का सा भी उससे टकराया तो वो गिर जाता है। क्रॉस बार मतलब समझते हो, डंडियों पर लगा रहता है एक डंडा, उसको क्रॉस करना होता है। तो उसका डायमीटर ये बोल रहे हैं, उसका डायमीटर ये 15 से 20 सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक का रखता है। फाइबर ग्लास का वो बना हुआ होता है, बहुत ही लाइट वेट का होता है कि अगर कोई हल्का सा भी टकराया तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर ये क्या करते हैं ना, पेपर के अंदर आपकी इन डायमेंशंस को एग्जेजरेट करके गलत बनाकर आपको फंसाने का काम करता है। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे हम। चलिए फिर इसी बात पर हम आगे बढ़ते हैं।
Which of the following best reflects the strategic impact of the India Australia Economic Cooperation and Trade Agreement, यानी कि जो ECTA है आफ्टर 3 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड एक फैक्ट आपका बन गया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA 2022 से आपका शुरू करा गया था। अब उसको लेकर जो डेटा वगैरह है वो हमारे सामने आता रहता है, तो यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं जो इन्होंने दिए हैं। पहला ये बोल रहे हैं कि ECTA रिमूव्ड ऑल ट्रैफिक टैरिफ्स ऑन ऑस्ट्रेलियन फार्म गुड यूनिटरली, यानी कि ECTA ने ऑस्ट्रेलियाई कृषि वस्तुओं पर एक तरफा रूप से सभी टैरिफ हटा दिए थे, वाली बात गलत है। ऑल टैरिफ्स रिमूव्ड एक तरफा वाली बात गलत है, क्योंकि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ना वो म्यूचुअल होते हैं, वो कभी भी वन साइडेड तो देखो यार होते नहीं है। और इन्होंने ये कह रखा है कि वो यूनिलेट एक एक तरफा इन्होंने हटा दिया वाली बात, ये आपका इस ऑप्शन को यहाँ पर गलत कर दे रही है। दूसरा देखिए, ECTA मेनली बेनिफिटेड ओल्ड सेक्टर्स लाइक कॉटन विद लिटिल न्यू ग्रोथ, यानी कि इस ECTA के मुख्य रूप से कपास जैसे पुराने क्षेत्रों को लाभ हुआ, जबकि नई वृद्धि बहुत कम हुई। ओनली ओल्ड सेक्टर बेनिफिटेड जो इन्होंने कह दिया ना ये यहाँ पर, ठीक है, मेनली बेनिफिटेड वाली बात यहाँ पर गलत हो गई। एक्चुअली नए सेक्टर भी इसके अंदर ग्रो हुए थे, तो ये वाला ऑप्शन भी हमने यहाँ पर गलत कर दिया। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पर, ECTA led to 14% export growth 2022 से 24 and added new items like एयर लिक्विफिकेशन मशीनरी, यानी कि इसके कारण 14% निर्यात वृद्धि 2022 से 24 हुई और एयर लिक्विफिकेशन मशीनरी जैसी नई वस्तुओं को जोड़ा गया वाला ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये नए एक्सपोर्ट जो आइटम थे लाइक एयर लिक्विफिकेशन मशीनरी, ये सीधी सीधी ना रियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट और डाइवर्सिफिकेशन को दर्शाता है, और ये डेटा बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमें याद रखनी है। ECTA का फोकस हमें पता होना चाहिए कि ये जो पूरा इनका सिस्टम है वो किस पर ध्यान देता है, ये ट्रेड को लिबरलाइज करने पर ध्यान देता है, मार्केट एक्सेस कराया जा सके दोनों कंट्रीज के बीच में जो प्लेयर्स हैं उनको, सर्विसेज एंड गुड्स पर ये आधारित होता है, तो वो चीज भी हमें याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस इज अ ट्रेवलॉग बाय विच इंडियन ऑथर, बहुत ही बढ़िया किताब है और बहुत ही फेमस किताब है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किस भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है। अगर आप में से किसी ने भी मेरे स्टैटिक जीके बेस्ड कोर्स को एक्सेस किया है, मेरे इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल वीडियोस को देखा है, तो मुझे लगता है किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। हम यहाँ पर आंसर कर रहे हैं VS नैपॉल जी को। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ऑथर VS नैपॉल, एक ट्रैवलॉग है जहां पर ये इंडिया विजिट बेस्ड ये किया आपका जैनर है, जिसमें थीम क्या रखा गया है, जो हमारे भारतीय सोसाइटी की रियलिटीज हैं उसको दर्शाया गया है। हमारे देश के अंदर की गरीबी, हमारे देश के अंदर का कल्चर, हमारे देश के अंदर होने वाले कॉन्ट्रडिक्शंस, तो ये नेपाल जी की एक इंडिया ट्रिलॉजी का ये पहला पार्ट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो VS नैपल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी राजा राव जी जो है ये ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, हम इनको यहाँ पर गलत कर देंगे। राजा राव जी की एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप में से कोई गैस कर पाएगा? अगर आप गैस कर पा रहे हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। याद रखिएगा कांथापुरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कांथापुरा, ये एक इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर RK नारायण जी का नाम दिया गया है। अगर RK नारायण जी का हम यहाँ पर नाम यूज कर रहे हैं तो एक फिक्शन राइटर है, और इनके द्वारा लिखी गई जो मालगुडी स्टोरीज हैं ये बहुत फेमस है भाई। बाकी विक्रम सेठ ये भी अपने आप में एक बड़े ऑथर हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना अ सुटेबल बॉय, ये इनकी बहुत फेमस है, तो अलग जेनर में काम करता है। ठीक है, तो ये VS नैपॉल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नैपॉल जी नोबेल प्राइज विनर भी हैं। ठीक है, और इनकी ये ट्रायलॉजी है, जिसमें पहले पार्ट में इन्होंने एन एरा ऑफ डार्कनेस पर काम किया, फिर दूसरे पार्ट जो था वो था इनका इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, फिर तीसरे पार्ट में इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, ये 3 ट्रिलॉजी आपको इनकी याद रखनी है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एन एरा ऑफ डार्कनेस यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा है इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, और तीसरे नंबर पर है इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ।
तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन फेंसर secured the bronze medal in the women's cadet AP category at the 2022 Asian Junior and Cadet Fencing Championships? किस भारतीय फेंसर ने 2022 एशियाई जूनियर और कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप में महिला कैडेट एपी श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया? फेंसिंग के क्षेत्र के अंदर हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा तो देखो ये प्लेयर्स हैं नहीं, और ये बड़ा इवेंट था 2022 के अंदर एशियन जूनियर एंड कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप के अंदर। तो वुमेन कैडेट एपी के अंदर ना ब्रोंज मेडल जीतने वाली थी ये खुशी चौधरी, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दी गई है। तो इनको प्लीज आप याद रख सकते हैं। बाकी देखो जो उन्होंने ऑप्शन भी दिए हैं ना, ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने भवानी देवी का आंसर दिया है। ये इंडियन फेंसर है, ओलंपियन है, लेकिन ये वाला मेडल इन्होंने नहीं जीता था, और काफी फेमस भी है भवानी देवी इसको लेकर। ठीक है, ऐसे ही ये जो प्राची लोहन का भी नाम दिया है, ये भी फेंसिंग प्लेयर ही है, बट ये अचीवमेंट इनके नाम पर नहीं है। तो ये बेसिक बेसिक जो चीजें हैं ये हम याद रखें, ठीक है। फेंसिंग्स के भी ना कई सारे टाइप होता है। अगर कल को मान लो फेंसिंग टाइप्स आपने देखा होगा ना, वो हाथ में रखते हैं, एंड पूरा वो कवर्ड होता है, एक दूसरे को टच करना होता है। तो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर इन्होंने इस कैटेगरी के अंदर बोला था एपी कैटेगरी, तो ये भी फेंसिंग का टाइप होता है, एपी। ऐसे ही एक और टाइप होता है जिसको कहते हैं फॉइल, ठीक है। तो ये हो सकता है कल को आपसे पूछ लिया जाए। या फिर एक होता है सैब्रे, तो ये भी हमें मतलब याद रखने हैं आगे के लिए। Which of the following statements about Khelo India Youth Games 2020-23 is correct? KIYG 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेसिकली ये करंट अफेयर बेस्ड सवाल है, लेकिन ये 2025 के किसी एग्जाम के अंदर आया है, तो उस हिसाब से आपको लग रहा होगा कि 2 साल पुरानी बात पूछ ली। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स बेस्ड अगर कोई बड़ी चीज आती है ना, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेन्यूज, ड्यूरेशन, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है युवाओं के लिए, ऐसी बेसिक बातें देखो करी जाती हैं। तो एक एक करके यहाँ पर ना ऑप्शन देखते हैं। पहला है ये जो 2023 वाला था, वो 4 सिटीज में कराया गया महाराष्ट्र की। क्या ये वाली बात सही है? ये वाली बात गलत है। महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। 2023 का जो होस्ट था वो कौन था? वो मध्य प्रदेश था। तो ये एलिमिनेट कर दिया। दूसरा है द गेम्स इंक्लूडेड 20 डिसिप्लिन एंड नो डेमो स्पोर्ट्स, बट गलत कर दी इन्होंने यहाँ पर। इन्होंने बोला डेमो स्पोर्ट्स नहीं हुआ, लेकिन डेमो स्पोर्ट्स होते हैं भाई। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। तीसरा है द इवेंट लास्टेड फॉर 13 डेज अक्रॉस 15 वेन्यूज, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गई, ठीक है। तो 13 दिन का ड्यूरेशन था, 15 वेन्यूज इसके लिए इन्होंने डिसाइड किए। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट था युवाओं के लिए। तो यार ये मतलब करेक्ट हो गया इससे, ओके। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। इस रिक्त स्थान भरने के लिए स्टेटमेंट बोला जा रहा है द यूनियन होम मिनिस्टर चेयर्स जोनल काउंसिल मीटिंग एज व्हाट चेयरमैन? केंद्रीय गृह मंत्री किस अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं? अच्छा सवाल है, पॉलिटी बेस्ड है। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो यूनियन होम मिनिस्टर है, और हम उनको क्या बोल रहे हैं? जोनल काउंसिल का एक चेयरमैन। अब जोनल काउंसिल का कौन सा चेयरमैन होता है? ये एक्स ऑफिशियो यानी कि पदेन चेयरमैन होता है ये। मतलब क्या है? मतलब अपनी पोस्ट की वजह से ऑटोमेटिकली इनको इसकी चेयरमैनशिप करनी होती है, एक्स ऑफिशियो की मतलब होता है ये, ठीक। तो इस पर आधारित कोई कंफ्यूजन तो नहीं। जो जोनल काउंसिल्स है ना, उस पर बेस्ड बहुत सवाल होते हैं। अभी एक आपसे कल को मान लो एक पूछा जाएगा कि बताइए जोनल काउंसिल्स को किसके अंतर्गत क्रिएट करा गया, तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हम पढ़ते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इस पर आधारित ये आपकी जोनल काउंसिल्स हैं। और टोटल कितनी जोनल काउंसिल हैं? 5 जोनल काउंसिल हमें याद रखनी है, जिसका पर्पस क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, ठीक है। तो ये एक्स ऑफिशियो यहाँ पर सही हो जाता। दूसरे ऑप्शन में इन्होंने रोटेटिंग प्रेसिडेंट कहा था। देखो चेयरमैन रोटेट नहीं होता है कभी भी, ठीक। तीसरा है सेरिमोनियल यानी कि औपचारिक रोल, फंक्शनल है, ये कोई सिंबॉलिक रोल नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। ना ही ये मानद पद है, यानी कि ऑनररी पद भी नहीं है, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है ये। तो यहाँ पर आपका एक्स ऑफिस हो जाता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन एंटीबॉडीज इज और आर एक्यूरेट, यानी कि मानव एंटीबॉडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 3 कथन दे दिए भाई।
अब इन पर बेस्ड अगर आपको पढ़ाया कभी आपके उस्ताद टीचर ने तो आप कर पाएंगे, अगर नहीं कराया हुआ है तो फिर आपको सॉरी बोलेंगे। ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे यहाँ पर, आई जी एंड कैपिटल जी constitutes the largest proportion of antibodies in human blood। क्या ये सही है? ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बताइए कि ये जो आईजीजी है कितने प्रतिशत तक इसकी अबंडेंट होती है एंटीबॉडीज की किसी भी ह्यूमन ब्लड के अंदर? लगभग 75% तक होता है। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम ही करता है। ठीक। दूसरा है आईजीई प्लेज अ की रोल इन एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। आईजीई ये एलर्जिक रिएक्शंस को लेकर होता है, जिसमें आपका अस्थमा हो गया, इसमें हे फीवर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसके, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि ऐसे जितने भी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके अंदर ये आईजीई का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा है आईजीए इज प्राइमरली लोकेटेड इन बॉडीली सिक्रीशन सच एज सलाइवा एंड ब्रेस्ट मिल्क। यानी कि आईजीए मुख्य रूप से लार और स्तन के दूध जैसी शारीरिक स्रावों में पाया जाता है, वाली बात भी करेक्ट है। जैसे सलाइवा, आपके आंसू हो गए, ब्रेस्ट मिल्क हो गए, ये बॉडी सिक्रेशन के अंदर आपका आता है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको एक बार सम अप करता हूं। अगर कभी भी एंटीबॉडी आईजीजी का रोल पूछा जाए, किसमें फंक्शन करता है? मोस्ट कॉमन फंक्शन है ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ह्यूमन ब्लड के अंदर इसकी लार्जेस्ट प्रोपोर्शन होती है, लगभग 75%। दूसरा कौन सा मैंने बताया? आईजीई, ये एलर्जी बेस्ड जो रोल होता है उसके अंदर काम करता है। ऐसे ही आईजीए, इसमें मैंने आपको क्या बताया? सीक्रेशन, जैसे सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, वहां पर ही आपको लोकेटेड नजर आएगा। ऐसे ही और भी होते हैं। आईजीएम, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है किसी भी प्रकार की बॉडीली एक्टिविटी के अंदर जो एंटीबॉडीज आपके एक्टिवेट होता है। और इसी तरीके से एक लास्ट होता है आईजीडी, ये बी सेल एक्टिवेशन का काम करता है। तो उस पर कभी और डिटेल में बात करेंगे, बट ये 5 मेन है जो कि ह्यूमन एंटीबॉडीज के एसोसिएशन थे। ठीक है, तो ये तीनों ही करेक्ट इन्होंने दिए थे जो दिए थे, तो ये डी वाला जो ऑप्शन है ये सही जाता है इसमें। नेक्स्ट है अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित हमें करना है। ये 3 दिए गए हैं। पहले में सरकारिया कमीशन रिपोर्ट सबमिट की बात है, फिर दूसरे पर इंटर स्टेट काउंसिल कंस्टिट्यूटेड की बात है, फिर तीसरे पर पुंछी आयोग के गठन की बात करी गई है। अगर आपको इनका संबंधित साल पता है तो आप ही कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले हम सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पर बात करते हैं। कब सबमिट करी गई थी इनकी रिपोर्ट? 1988 में करी गई थी। पहली चीज तो हमें ये रटाई जाती है। दूसरी चीज हमें क्या बताई जाती है कि सरकारिया कमीशन का जो फोकस था वो किसके ऊपर था? सेंटर स्टेट के रिलेशंस के ऊपर। तो ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा कौन सा दिया है इन्होंने? इंटर स्टेट काउंसिल का गठन। इसको कब गठित किया गया था? 1990 के अंदर, जो कि सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पर आधारित थी आपकी इंटर स्टेट काउंसिल। ऑब्वियसली पहले सबमिट करी गई होगी रिपोर्ट, फिर आपका ये जो काउंसिल है उसका गठन किया गया होगा। तो ये 1990 के अंदर हो गया। तीसरे पर आपका पुंछी आयोग, बहुत ही कम लोगों को पता होगा, ये 2007 से संबंधित है। जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस को दोबारा से रिव्यू कराने के लिए किसी कमीशन को गठित किया गया, वो 2007 का आपका ये पुंछी आयोग है। तो टाइमलाइन क्या रहेगी? 1988 के अंदर सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करना, 1990 के अंदर सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के आधार पर इंटरस्टेट काउंसिल का गठन होना, और फिर 2007 के अंदर पुंछी कमीशन जो कि क्या करता है? जो कि रिव्यू करता है सेंटर स्टेट काउंसिल के बॉडी को। तो ये वाला हो जाएगा। तो क्या हो गया इसमें? एबीसी हो गया करेक्ट। एबीसी हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन हो गया। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरें। क्या है स्टेटमेंट? टिप्पानी अराइजेस फ्रॉम विच रीजन ऑफ गुजरात। बहुत ही आसान कर दिया भाई। टिप्पणी गुजरात के किस क्षेत्र से उत्पन्न होती है? आधे लोग पूछेंगे कि क्या ये, क्या मतलब कोई डांस वांस है क्या, या ये कोई नदी निकल रही है? आधे लोगों के दिमाग में आएगा जी ये रिवर है, रिवर। उन्होंने बोला है कि अराइजेस फ्रॉम विच रीजन ऑफ गुजरात, ये डांस है। इसका ओरिजिन है गुजरात का कच्छ रीजन। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे। महिलाओं के द्वारा, जो महिलाएं वर्कर्स होती हैं उनके द्वारा ये परफॉर्म करा जाता है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान
जो फ्लोर पाउंडिंग होती है वो इसके अंदर एक तरीके से मेन रीजन होता है। लकड़ियों की छड़ी ये लोग इसमें यूज करते हैं, उससे एक रिदम ये लोग क्रिएट करते हैं। तो ये एक लेबर बेस्ड फोक डांस है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम कच्छ ऑफ गुजरात के साथ टिप्पणी का संबंध कर देते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इकोनॉमिक रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से विकसित और विकासशील दोनों देशों में सरकारों की प्रमुख आर्थिक भूमिका है। देखो ये सवाल कोई ऐसे नहीं है कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो तो तब भी आप आंसर कर पाएंगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। वो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि भाई की इकोनॉमिक रोल आप सरकार का बताओ इन चार में से, डेवलप कंट्री के अंदर भी और डेवलपिंग कंट्री के अंदर भी। आप लोग मुझे बताओ कि जो सरकार है उसका एक यूनिवर्सल रोल किसी भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में वो लीगल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, जस्टिस डिलीवरी यानी कि रूल ऑफ लॉ। ये क्या है? ये इकोनॉमी का एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक बेस होता है ना, एक आधार होता है। पहला ऑप्शन देखिए, ओनली रेगुलेटिव प्राइवेट फर्म्स, यानी कि केवल निजी फर्मों का विनियमन करने के लिए ये गवर्नमेंट दोनों प्रकार की कंट्रीज के अंदर काम करती हैं। भाई इनका रोल तो ब्रॉडर है ना, सिर्फ प्राइवेट फर्म्स को थोड़े ना रेगुलेट करते हैं ये। ओनली प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, सिर्फ क्या यही काम करते हैं? ये तो पार्शियल रोल है गवर्नमेंट का। तीसरा है फ्रेमिंग लॉज एंड डिलीवरिंग जस्टिस, ये एक देखो ब्रॉडर टर्म है। आरबीआई या जो केंद्र बैंक होते हैं उनके जरिए मल्टीपल एक्टिविटीज के अंदर काम, वो अलग सेगमेंट है। लेकिन फ्रेमिंग लॉ और डिलीवरिंग जस्टिस ये वाला आपका अलग सेगमेंट है। ठीक है ना? तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी वाला। नेक्स्ट है 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स indicates that global peacefulness has generally shown a what? 2025 वैश्विक शांति सूचकांक यह दर्शाता है कि वैश्विक शांति ने आमतौर पर निम्न दर्शाया है। क्या दर्शाया है? अब देखो पहले के टाइम पर पूछे जाने वाले सवालों में ये जो इंडेक्स थी इसमें देशों को रैंक कर दिए जाते थे, और हम लोग पहले नंबर पर कौन है और इंडिया कौन से नंबर पर है वाली जो इंडेक्स है वो याद करके चले जाते थे। अब लेकिन एस्पेक्ट ब्रॉडर है। अगर आपको ऐसे ग्लोबल पीस इंडेक्स के इंडिकेशंस फैक्टर नहीं पता होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उस गड़बड़ के साथ हम पहली चीज यहां पर ये जानेंगे कि ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसको रिलीज कौन कर रहा है, रिलीज्ड बाय whom? तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये इसको रिलीज करता है, जिसमें क्या क्या मेजर करते हैं? कन्फ्लिक्ट्स, जो लड़ाइयां चल रही हैं उसको मेजर करते हैं, सेफ्टी को मेजर करते हैं, जो मिलिटरलाइजेशन है वो देखते हैं। तो यहां पर आप अगर पिछले एक डिकेड के अंदर देखेंगे तो कन्फ्लिक्ट बढ़े हैं, लोगों की लड़ाइयां बढ़ी हैं, वॉर बढ़ रखे हैं। मिडिल ईस्ट का ये वॉर चल रहा है, यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो ओवरऑल पीसफुलनेस जो है वो ग्रेजुअली क्या हुआ होगा? वो डिक्लाइन करा होगा ना, वो नीचे आया होगा, वो गिरा होगा। तो ग्रेजुअल डाउनवर्ड ट्रेंड में यहां पर मार्क नहीं कर दूंगा। तो यही आंसर जाएगा हमारा इसमें। When was the first industrial policy announced in independent India? स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? बहुत ही आसान सवाल है। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, रट लीजिएगा, सबको पता भी है। इसमें इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद हमारी जो इकोनॉमी है ना उसको डायरेक्शन देना जरूरी था, जिसमें जो मिक्स इकोनॉमी है उसके मॉडल को इंट्रोड्यूस करा गया। जो इंडस्ट्रीज है उनको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा गया: स्टेट मोनोपोली, एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, मिक्स सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना। तो ये इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फाउंडेशन था, और उसका इन्होंने साल पूछा है बस हमसे। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन रीजन आपको दिए गए हैं। असर्शन यानी कि दावा ये कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन लेड टू इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी इन इंडिया, यानी कि वैश्वीकरण के कारण भारत में असमानता बढ़ी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ग्लोबलाइजेशन के बाद, वैश्वीकरण के बाद इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई, आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? हाँ, दूसरा रीजन ये क्या दे रहे हैं? रीजन को देखिए, ग्रोथ वॉज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड
बेनिफिटिंग मोस्टली अर्बन एलिट एंड सर्विस सेक्टर्स, यानी कि विकास असमान रूप से वितरित हुआ, जिसका लाभ मुख्यतः शहरी अभिजात वर्ग और सेवा क्षेत्रों को हुआ। तो क्या ये स्टेटमेंट सही नहीं था? ये दावा बिल्कुल सही नहीं है, और ये जो कारण भी दे रहा है ये आपके इस दावे को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बोथ आर ट्रू एंड आर आपके दावे को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। भाई बेनिफिट्स मेनली किसको मिले थे? अर्बन एरियाज को मिले थे, सर्विस सेक्टर को मिले, जो स्किल्ड लोग थे जिनके पास स्किल्स थी उनको मिले। ठीक है, तो ये हमारे लिए बन गया। दिस इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स सेलिंग स्टेक्स इन, विनिवेश में किसमें हिस्सेदारी बेचना शामिल है। डिसइन्वेस्टमेंट करके टर्म हम सुनते हैं ना, तो गवर्नमेंट जब अपना जो स्टेक है, अपने जो शेयर्स हैं, जब उनको बेचती है, किसमें? पीएसयूज में, जो आपके पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं, उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसका पर्पस क्या होता है कि अगर उनके ऊपर उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ रखा हो, उसको कम करना, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना हो, प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना हो, तो तब करा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, अपने सार्वजनिक उपक्रम को बेचकर, उसके शेयर बेचकर। तो ये होता है इसका मतलब। ठीक है, एनजीओ हम इसमें मार्क नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ओनरशिप नहीं होती है एनजीओ के अंदर। प्राइवेट फर्म्स के अंदर कहाँ से अपना, वो ऑलरेडी प्राइवेट है, वो सरकार कैसे करेगी उसमें? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क स्टेट पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? भाई ये भी आपका राष्ट्रीय उद्यान वाला जो सवाल है, वो आप लोगों को मेरे स्टैटिक जीके का अगर आप कोर्स निकालोगे तो बढ़िया से मिल जाएंगे। पहले एक एक करके देख लेते हैं जो जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। नामदापा नेशनल पार्क, क्या इन्होंने संबंध नागालैंड से दिया है? एक्चुअली में नामदापा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है भैया, तो ये गड़बड़ कर दी इन्होंने। दूसरा है सिंपलीपल नेशनल पार्क, इसका संबंध इन्होंने कहाँ पर दिया है? उड़ीसा के अंदर। भाई यही तो इन्होंने सही दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सिंपलीपल नेशनल पार्क है उड़ीसा के अंदर है, और लोकेशन अगर आपको याद रखना है, मयूरभंज करके डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है। अपने टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, अपने बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पर काफी वाटरफॉल्स भी हैं। कुछ वाटरफॉल्स के नाम, जैसे कि आपने जोरांदा वाटरफॉल का नाम सुना होगा, आपने बरहीन पानी का नाम सुना होगा, वो इसी नेशनल पार्क के अंदर है। ठीक है, तो बंदीपुर नेशनल पार्क का संबंध इन्होंने आंध्र प्रदेश से दिया है, गलत कर दिया। मैंने आपको याद कराया था कि बंदी बनाई थी कर्नाटक बेंगलोर के अंदर, तो कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उस तरीके से हमें ये याद रखने को, मतलब देखो अपने अपने तरीके होता है। ऐसे ही यहाँ पर वंसदा नेशनल पार्क का संबंध इन्होंने राजस्थान से दिया है, ये भी इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, वंसदा। ठीक है, तो मैपिंग हमें याद रखनी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एज अ लिमिटेशन टू द राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच केस? समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 पर एक सीमा के रूप में उचित वर्गीकरण की अवधारणा किस मामले में स्थापित की गई थी? मल्टीपल केसेस हमें पढ़ाए जाते हैं पॉलिटी पढ़ते समय में। देखो, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ये जो टर्म है जिसको हम उचित वर्गीकरण कह रहे हैं, आर्टिकल 14 से रिलेटेड, इसका की आइडिया क्या है? इसका की आइडिया ये है कि भाई जो इक्वालिटी है ना, उसको हम एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं कह सकते। मतलब इक्वालिटी इज नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट इक्वालिटी, और यहां पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है कि कुछ आप कर सकते हो ऊपर नीचे अगर आपको फेर बदल करना है। तो 1952 का अनवर अली सरकार केस कहां पर है? ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई क्लासिफिकेशन वैलिड तभी होगा जब इंटेंजिबल डिफरेंशिया हो, रीजनेबल नेक्सस हो ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन चला जाता है इसके अंदर। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर बात हुई थी। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस एक्सटेंशन वो करा गया था। और ये आपका गोलकनाथ केस स्टेट ऑफ पंजाब,
ये वाला भी हमारा यहाँ पर गलत है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी पर बात हुई थी। तो ये जो बातें बाकी के ऑप्शन से भी रिलेटेड मैं बता रहा हूँ ना, ये भी हमें याद रखनी है, ठीक है ना। मैच द डांस विद इट्स कोर ट्राइब कम्युनिटी, नृत्य को उसके मूल जनजाति समुदाय से मिलाएं। ये 4 दिए गए हैं, 1 2 3 4 ABCD में आपको समुदाय दिए गए हैं, उनके साथ आपको मैचिंग करके बताना है, ठीक है। पहला है कलबेलिया। कलबेलिया तो यार फेमस है, ये तो राजस्थान की नोमैडिक स्नेक वाले जो चार्मर्स होते हैं, स्नेक वगैरह के साथ जो वो करते हैं शो ऑफ, उनके लिए है। तो ये वाला तो सही है यार, नोमैडिक स्नेक चार्मर्स ऑफ राजस्थान कालबेलिया, ये सही है यार। तो वन का तो ए हो गया, वन का ए देखो ना, इसमें ना इसमें, दो ऑप्शन निकल लिए आपके। दूसरा है पंथी। ये पंथी तो अभी फेमस भी था छत्तीसगढ़ के अंदर, जो सतनामी कम्युनिटी है, तो सतनामी छत्तीसगढ़ के साथ ही आपका करेक्ट बन गया। सेकंड का बी है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ए वाला ऑप्शन आंसर हो गया। ऐसे ही दंगी नृत्य, ये भील ट्राइब है जो कि दांग रीजन के अंदर आपको नजर आती है, ये भी सही है। पैका आपका उड़ीसा के जो खंडायत योद्धा है उनके साथ संबंधित है। तो याद रखेंगे, कलबी कलबेलिया का लिंक हम स्नेक चार्मर से कर देंगे, पंथी का हम सतनामी से, दंगी का हम भील ट्राइब से, और पैका का हम वॉरियर कास्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ सैटेलाइट टाइप एंड एप्लीकेशन, यानी कि उपग्रह प्रकार और अनुप्रयोग के गलत मिलान की पहचान करें। ये आपको 4 दिए गए हैं। बहुत अच्छा सवाल, आगे के लिए एक इंपॉर्टेंट आपको ये डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखें, एक एक करके देखते हैं। पहला है वेदर सैटेलाइट। क्या ये साइक्लोन की ट्रैकिंग करता है? ये बिल्कुल करता है। मौसम उपग्रह चक्रवात की ट्रैकिंग करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में जो हमारा INSAT है, वो क्या है? वो वेदर सैटेलाइट ही तो है। सेकंड है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यहाँ पर टीवी ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या ये अपना एप्लीकेशन रखते हैं, यानी कि उपग्रह संचार टीवी प्रसारण के अंदर अपना यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे कि G-SAT का एग्जाम्पल दिया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है नेविगेशन सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह नेविगेशन, यहां से क्या हम फॉरेस्ट फायर की मॉनिटरिंग करते हैं? ये गलत कर दिया। ये रिमोट सेंसिंग से रिलेट होना चाहिए था, रिमोट सेंसिंग, फायर और फॉरेस्ट मॉनिटरिंग यहां पर नहीं होते। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लैंड यूज की मैपिंग के लिए होता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। जैसे कि जो IRS सैटेलाइट्स होती हैं वो आती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक बार मैं इसको आपको रिवाइज कर रहा हूं, जैसे कि वेदर को लेकर पूछा जाए, वेदर वाली क्लाइमेट हो, साइक्लोन हो, उनके बारे में पता लगाती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टीवी इंटरनेट इन सभी के लिए अपना काम करती हैं। नेविगेशन सैटेलाइट के अंदर आप GPS पोजिशनिंग वो सब कर पाते हैं। रिमोट सेंसिंग के अंदर आप अर्थ को ऑब्जर्वेट करने वाला काम कर पाता है, ठीक है। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन 18 सितंबर 2025 की जो सेकंड शिफ्ट है, उसे हमने इसके अंदर डन कर दिया है। इस क्लासेस की जो PDFs हैं वो मेरे ऐप पर अवेलेबल है। ये मेरा ऐप है EDU24, इसको आप डाउनलोड जरूर करें। काफी सारे और भी कोर्सेज इसके अंदर मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन करें। बाकी मुझसे अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप इंस्टा पर कर सकते हैं कनेक्ट। मेरा यूजर नेम है ROBINSIRG, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे अगर कोई भी डाउट आपको आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।